नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाता और सरकार के बीच हुई बात की। बताएंगे कि हरियाणा निकाय चुनाव के क्या रहे नतीजे, जानेंगे कि पूर्व नौकरशाहों ने क्यों लिखा सीएम योगी को पत्र, क्या नीतीश कुमार देंगे लालू यादव का साथ, और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस को महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना से क्यों लग रहा है डर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फास्टैग को लेकर लोगों को मिल सकती है राहत, बढ़ाई जा सकती है फास्टैग की डेडलाइन। 1 जनवरी 2021 से होना है फास्टैग अनिवार्य। सरकार 31 दिसंबर तक बढ़ा सकती है समय सीमा। संजय राउत की पत्नी को समन मिलने पर शिवसेना का जवाब, कहा ईडी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार गिरा नहीं सकती बीजेपी। ईडी ने संजय राउत की पत्नी को पीएमसी मामले में पूछताछ के लिए किया है तलब। विशाखापट्टनम और तुमकुरू में बनेगा औद्योगिक गलियारा, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को भी मिली मंजूरी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के तरीकों में नहीं होगा बदलाव, सेंटर पर ही आयोजित होंगी परीक्षाएं। कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकती है सीबीएसई। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 133 अंकों की तेजी के साथ 47,746 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 49 अंकों की तेजी के साथ 13,982 पर हुआ बंद। सरकार और अन्नदाताओं के बीच 3 सप्ताह बाद फिर बातचीत शुरू हुई। इस बार बातचीत में दोनों पक्षों के बीच तल्खी तो नहीं थी, लेकिन मुद्दों पर सहमति को लेकर कोई भी पक्ष ज्यादा झुकता नहीं दिख रहा है। ऐसे में कृषि कानून पर क्या बन पाई बात, देखिए ये रिपोर्ट। 21 दिन बाद अन्नदाताओं का प्रतिनिधिमंडल फिर विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत करने को बैठा, लेकिन मुद्दा वहीं अटका हुआ है। अन्नदाता चाहते हैं कि कानून वापस हो और सरकार कहती है संशोधन पर बात हो। आज बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे। बैठक में सरकार और अन्नदाताओं के बीच पहले जैसी तल्खी नहीं दिखी। बातचीत के बीच विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों ने अन्नदाताओं के साथ लंगर खाया और उसके बाद फिर से बातचीत शुरू हुई। सरकार और अन्नदाताओं के बीच तल्खियां जरूर कम होती दिखी, लेकिन मुद्दे पर दोनों अभी भी अड़े हुए हैं। अन्नदाता चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए और सभी फसलों को इसमें शामिल किया जाए। पर्यावरण को लेकर जो सख्त कानून लाया गया है वो वापस हो। बिजली बिल पर आए नए कानून को भी सरकार वापस ले। पर्यावरण और बिजली बिल पर सरकार अन्नदाताओं की मांग मानने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है। वहीं एमएसपी को लेकर भी सरकार की ओर से लचीला रुख दिखाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों ने अन्नदाताओं को प्रस्ताव दिया है कि पहले वो आंदोलन वापस लें, उसके बाद एमएसपी पर सरकार चर्चा को तैयार है। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है, लेकिन पहले अन्नदाता अपना आंदोलन वापस लें। लेकिन कृषि बिल को वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हाँ, संशोधन को लेकर सरकार जरूर तैयार है, लेकिन किसान संगठन अड़े हुए हैं कि बिल पूरी तरह से वापस हो, जिस कारण आज की बैठक में भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। लेकिन दोनों पक्ष आगे बातचीत के लिए जरूर तैयार हो गए। अब अगले दौरे की बातचीत 4 जनवरी को होगी। उम्मीद यही है कि नए साल में सरकार और अन्नदाताओं के बीच बात बन जाएगी। एक तरफ अन्नदाताओं के आंदोलन को 35 दिन हो चुके हैं। आंदोलन स्थल पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल खत्म होने वाला है, इसीलिए मौसम भी ठंडा हो चुका है, लेकिन अन्नदाताओं के हौसले ठंडे नहीं पड़े हैं। सर्दी में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है चाय और कॉफी की। आंदोलन स्थल पर इसकी पूरी व्यवस्था है। यहाँ कॉफी की ऐसी मशीन लगी है जो चुटकियों में हजारों कप कॉफी तैयार कर देती है। इस कॉफी मशीन की क्या है खासियत, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था के बारे में तो लगातार बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो पीने की बात यानी चाय की बात, कॉफ़ी की बात, वो बातें भी चल रही हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे मशीन, जिस प्रकार इसमें क्या बना रहे हैं, कॉफ़ी, गुड़ वाली कॉफ़ी बना रहे हैं, गुड़ वाली कॉफ़ी। और थोड़ा मैं समझना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आखिर किस प्रकार ये कॉफ़ी तैयार की जा रही है और ये गुड़ वाली कॉफ़ी है। तो मैं ज़रा आप बताइए, आपका नाम क्या है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? कपूरथला, पंजाब। पंजाब से आए हुए हैं, कपूरथला पंजाब से। और आप देखिए कि किस प्रकार एक बड़े से इस बर्तन में कॉफ़ी तैयार की जा रही है, ये भी गुड़ वाली कॉफ़ी। और बाहर कॉफ़ी की चुस्की भी ले रहे हैं लोग। ज़रा दिखाइए बाहर जो लोग पी रहे हैं कॉफ़ी को, कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं ये लोग जो हैं। लेकिन ज़रा ये बताइए कि ये जो मशीन है ये कहाँ से आप लेके आए हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? जैसे कि नीचे आग जल रही है, लेकिन ये डीजल पे चलती है। अच्छा, डीजल पे है, ठीक है।
डीजल पे चलती है। इसमें जैसे 10-15 मिनट में 70-80 लीटर कॉफ़ी तैयार हो जाती है। जितनी मर्जी संगत आए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सूखा दूध के इधर दूध तैयार करते हैं, मशीन चल रही है दूध वाली पीछे। इधर बनाया ये दूध क्या कैसे तैयार कर रहे हैं? ये जो मिल्क पाउडर है, सूखा पाउडर, अच्छा सूखा पाउडर जो हाँ है, उसको यहाँ डालते हैं, पानी डालते हैं, ये उसको रिपीट करती है और बढ़िया बनता है, एक नंबर। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें हाँ वो पाइप जो है ऊपर वाला इधर घुमा देते हैं, सीधा दूध इसमें आ जाता है, सीधा आ जाता है। हाँ। ठीक है। दिन भर में कितना लीटर आप तैयार कर लेते हैं ये कॉफ़ी? ये दिन भर में कोई 1000 लीटर के करीब चल जाता है। 7-8 दिनों से आप हाँ, हमारा यहाँ कैंप भी है। मैं पंजाब से हूँ, ये हमारे भाई संत हरियाणा करनाल से। हरियाणा से करनाल जिला। हाँ जी। पंजाब और हरियाणा के बीच बड़ी ठनी हुई थी। हाँ, मिलकर भाई सभी सेवा कर रहे हैं। बाबे नानक की बहुत दया हो गई। किसानों के बीच ठनी नहीं थी, ये सरकारें कर रही थी। सरकारें, किसानों का तो भाईचारा है, ये तो सरकारें हमको लड़ा रही थी पानी के नाम पे। हमारी रिश्तेदारी है, हमारा कल्चर एक है, खाना पीना एक है, हम कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? हमारे नौजवान है ना, उनको पता चल गया है कि ये जो आंदोलन है इसको जीत कर जाना है। बहुत जोर लगाया, जो नेशनल मीडिया है, कभी हमको उग्रवादी बोला, कभी माओवादी कुछ बोला, लेकिन हम डट के रहेंगे। हम किसान हैं, उग्रवादी नहीं हैं। हाँ जी, आजो वीर जी आजो, कॉफी छक के जायो गुड़ वाली, नाल देसी घ्यो दे बिस्कुट मठियां जरूर छक के जायो वीर जी आजो। ये देखिए इस प्रकार ये आवाज़ लगाते हैं, अनाउंस करते हैं और यहाँ आने जाने जो आगंतुक हैं, जो आंदोलन में भाग लेने आ रहे हैं, हिस्सा लेने आ रहे हैं, जैसे हमने दिखाया है कि बिहार से आए हुए हैं, दूसरे बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये जी में हम बिहार से आने के बाद ये देखा कि इस इलाके के जो 40-50 बस्तियाँ हैं, जो बाहर के लोग रहते हैं, जिनको खाने की दिक्कत थी, एक टाइम खाने का नहीं है, उनके सारे परिवार यहाँ खा के जाते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। और इतने प्यार मोहब्बत से ये लोग बांटते हैं और देते हैं। ये लगता है कि घर में परिवार माँ बाप इतना प्यार से नहीं देते हैं जितना ये लोग प्यार से खिलाते हैं और बुला के खिलाते हैं। तारीफ करने के लायक है ये। लगातार आप देख रहे हैं जो हमने बातचीत की यहाँ आए हुए आगंतुकों से, जो लोग आ रहे हैं लगातार इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, बिहार से और दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं लोग। लेकिन यहाँ खासकर पंजाब हरियाणा के लोग जो हैं वो जो सेवाएं दे रहे हैं उसको देखकर आप रियली कहेंगे कि वाह क्या बात है। और टेस्ट में भी कॉफ़ी के लिए वही कहेंगे लाजवाब कॉफ़ी। अन्नदाता डट गए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार के साथ सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार से है। हरियाणा सरकार को अन्नदाताओं के गुस्से का नुकसान होने भी लगा है। ये हरियाणा के निकाय चुनावों के परिणामों में भी दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा निकाय चुनावों की मतगणना थी, तो किस दल को हुआ फायदा और किसे हुआ नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में खट्टर सरकार पहले ही किसान आंदोलन की वजह से मुसीबत में घिरी है, लेकिन अब ये आंदोलन उसे हार के कगार पर भी ले आया। किसानों के विरोध के बीच आज हरियाणा में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी की बुरी हार हुई है। इस बार सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए पहली बार सीधे वोट डाले गए थे, जिसमें बीजेपी केवल एक पर ही कब्जा जमा पाई। बीजेपी के खाते में पंचकूला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत का मेयर पद आया है। कांग्रेस के निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी के ललित बत्रा को पटखनी दी और 13,818 मतों से जीत दर्ज की। वहीं अंबाला मेयर पद का चुनाव पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी ने जीता है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया है। हार के बाद डॉक्टर वंदना शर्मा ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। वहीं सांपला, धारूहेड़ा और उखलाना नगर पालिका में भी निर्दलियों ने जीत का डंका बजाया है। उखलाना नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सुशील साहू 419 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जजपा के महेंद्र को हराया। हालांकि पार्षद चुनाव में बीजेपी को संजीवनी मिली है। 20 में से बीजेपी के 10 पार्षद बने, 9 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। एक पार्षद निर्दलीय चुना गया। वहीं जजपा ने 5 वार्डों से चुनाव लड़ा था, सभी पर उसे हार मिली। इन चुनावी नतीजों से साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है और अब तो विधानसभा में किंग मेकर बनने वाली जेजेपी भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यानी हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए ये मुसीबत की घड़ी है। अगर इस हार के बाद जेजेपी ने किसानों को लेकर कोई फैसला ले लिया तो सीएम खट्टर की कुर्सी जाना तय है। केंद्र के कृषि कानून का असर हरियाणा में दिखाई दिया, जहां कई नगर पालिकाएं बीजेपी के हाथ से निकल गईं।
केंद्र के एक कानून ने हरियाणा में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं यूपी में तो योगी सरकार ने ही ऐसा कानून बना दिया है जिसका विरोध हो रहा है। विपक्ष तो विरोध में था ही, अब पूर्व नौकरशाह भी योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो किस कानून का यूपी में हो रहा है विरोध, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों किसी लड़की के दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी को मुश्किल बना दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020 को प्रदेश में लागू कर दिया है। सरकार भले ही ये दावा करे कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है, दूसरे धर्म के लड़के से कोई लड़की शादी कर सकती है, बस उसे ये पहले बताना होगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट इसी तरह के मामले में टिप्पणी कर चुका है कि अगर युवक और युवती बालिग हैं और खुद की मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट की इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए करीब 104 पूर्व नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस कानून से उत्तर प्रदेश की छवि को नुकसान हो रहा है। प्रदेश धार्मिक विभाजन की राजनीति का केंद्र बन गया है। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि कानून पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। सरकार इस कानून को लेकर जो दावे कर रही है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है कि एक धर्म विशेष के युवक दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। जिन नौकरशाहों ने इस पत्र में हस्ताक्षर किए हैं उनमें से एक नाम पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन का है। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव निरुपा राव, पूर्व प्रधानमंत्री सलाहकार रहे टी.के. नायर जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। यदि कानून ही भेदभाव करेंगे तो चिंता होगी ही। वैसे चिंता में तो बिहार की बीजेपी भी है। उसे बिहार की सत्ता हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। अरुणाचल में बीजेपी ने जो दांव खेला उससे नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। नाराजगी जेडीयू के विधायकों में भी है और इसे लेकर आरजेडी की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जिससे बीजेपी की सांसें अटक गई हैं। तो क्या है दावा आरजेडी का, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू के साथ से सत्ता में आने के बाद बीजेपी बेहद गदगद है, लेकिन ये खुशी अब गम में पलट सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मिली धोखेबाजी का बदला अब जेडीयू बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पूरा कर सकती है। इन अटकलों को अब और बल मिल गया है, क्योंकि आरजेडी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे और चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेता श्याम राजक ने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं, लेकिन दल बदल कानून को देखते हुए विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बहुत जल्द ही वो संख्या पूरी हो जाएगी। इस दावे से पहले आरजेडी के 2 बड़े नेताओं ने भी नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया था। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि नीतीश जी, आपके सहयोगी पार्टी बीजेपी आपको परेशान कर रही है। आप बिहार की गद्दी का लोभ छोड़िए और केंद्र की राजनीति कीजिए। विजय प्रकाश ने कहा कि केंद्र की राजनीति करने में आरजेडी पूरी ताकत से नीतीश कुमार की मदद करेगी। इससे पहले आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके उदय नारायण चौधरी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए और खुद पीएम के उम्मीदवार बने। केंद्र की राजनीति में राजद उनका साथ देगा। हालांकि आरजेडी के इस ऑफर पर नीतीश ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उनकी खामोशी बीजेपी में बड़े बवाल का इशारा कर रही है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश एक बार फिर आरजेडी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी बिहार से बाहर हो जाएगी और नीतीश लालू की बहार आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की सियासत में चली गई चाल बिहार में बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है और इस लड़ाई में प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के निशाने पर राजभवन भी आ गया है। टीएमसी सांसदों ने राष्ट्रपति को राज्यपाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। तो क्या है चिट्ठी में, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ ही महीनों में देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस राज्य पर सबसे ज्यादा नजर है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, कांग्रेस, वाम मोर्चा और बीजेपी सभी प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का राजभवन इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। टीएमसी को लगता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बीजेपी के हक में फैसला ले रहे हैं और मीडिया में भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे टीएमसी को नुकसान हो।
दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमेशा अपने बयानों का बचाव करते रहे हैं। वो राज्य सरकार को लगातार नसीहत दे रहे हैं कि वो संवैधानिक ढंग से काम करें। धनखड़ तो यहाँ तक का दावा कर रहे हैं कि मैं राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के वास्ते जो कुछ भी आवश्यक होगा करूंगा और राज्यपाल के रूप में ये कह रहा हूँ। राज्यपाल की अति सक्रियता और उनके बयानों को राज्य सरकार अपने अधिकारों में हस्तक्षेप बता रही है और अब इसे लेकर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बताना चाहते हैं कि राज्यपाल संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करने में विफल रहे हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रपति प्रदेश के राज्यपाल को हटाने का आदेश दें। सुखेंदु के इस पत्र पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के भी हस्ताक्षर हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में चल रही उथल पुथल की। 3 दलों के गठबंधन से बनी महाविकास आघाड़ी सरकार को 1 साल हो चुका है। 1 साल में ही सरकार में टकराव दिखाई देने लगा है। खासकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तल्खी सामने आती रहती है और अब कांग्रेस के नेता ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बड़ी बात कही है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन पर सरकार चल रही है। सीएम उद्धव ठाकरे 1 साल का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन कब तक चलेगा इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस इस गठबंधन में अपनी उपेक्षा का लगातार आरोप लगाती रही है और अब मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं कि सरकार में कांग्रेस को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार सिर्फ एनसीपी और शिवसेना मिलकर चला रही है। शिवसेना और एनसीपी मिलकर राज्य में कांग्रेस को समाप्त करने की मुहिम में जुटे हैं। सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस को शिकायत है कि गठबंधन के सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना लगातार कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को देने की मांग कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस के महासचिव की चिट्ठी के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।